अगर एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जहां किसी बड़े डेटा सेंटर के आधे सर्वर्स अचानक काम करना बंद कर दें या फिर किसी बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से पूरा नेटवर्क ही ठप पड़ जाए, तो आमतौर पर क्या होगा? तो कोई भी यही सोचेगा कि सिस्टम तुरंत क्रैश हो जाएगा और सारी सर्विसेज वहीं रुक जाएंगी। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन एक ऐसा डेटाबेस है जो ऐसी भयानक स्थिति में भी बिना रुके बिना थके अपना काम पूरी सटीकता से करता रहता है। आज की इस चर्चा का आधार एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल है, ऑप्टिमाइजिंग अपाचे कसांड्रा आर्किटेक्चर एंड परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजीज। हाँ, और इस मटेरियल का जो गहरा विश्लेषण हम करने वाले हैं उसका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। सही कहा। हमारा लक्ष्य इस बेहद कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस यानी अपाचे कसांड्रा की ट्यूनिंग और परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजीज को एकदम आसान और रोचक बनाना है, ताकि डेटा इंजीनियरिंग या टेक से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ये जानकारी भारी ना लगे। मतलब एकदम सिंपल भाषा में समझना है। एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं। कसेंड्रा की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका ओपन सोर्स और पीयर टू पीयर मॉडल। इसमें कोई मास्टर नोड नहीं होता, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इस सिस्टम में हर नोड का रुतबा एक समान है। और क्योंकि कोई एक बॉस या मास्टर नोड नहीं है, इसलिए इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और ये मास्टरलेस डिजाइन कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तकनीकी चमत्कार है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मास्टरलेस आर्किटेक्चर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखें? देखिए, जब ये कहा जाता है कि हर नोड समान है, तो इसका अर्थ है कि जैसे जैसे डेटा का आकार बढ़ता है या किसी ई कॉमर्स की भारी सेल जैसे ब्लैक फ्राइडे के दौरान ट्रैफिक अचानक बहुत बढ़ जाता है, तो बिना सिस्टम को रोके नए कमोडिटी सर्वर्स को नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है। पुराने रिलेशनल डेटाबेसेस में तो एक मास्टर नोड होता था जो सारे ट्रैफिक का बोझ उठाता था और अंततः वही सिस्टम का सबसे बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। पर कसांड्रा में ऐसा कोई बॉटलनेक नहीं है। यही कारण है कि ये बेजोड़ फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर पाता है, जो कि आज के जमाने में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज के समय में जहां डेटा हर सेकंड टेराबाइट्स में पैदा हो रहा है, केवल इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल ही उस बाट को बिना क्रैश हुए संभाल सकता है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। जब इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की नींव यानी डेटा मॉडलिंग की बात आती है, तो कसेंड्रा का तरीका आम रिलेशनल डेटाबेस के नियमों को बिल्कुल पलट कर रख देता है। सोर्स मटेरियल के अनुसार कसेंड्रा में डीनॉर्मलाइज टेबल्स बनाने पर बहुत जोर दिया जाता है। हाँ, और ये बात शुरू में थोड़ी अजीब लगती है। वही तो, सालों से रिलेशनल डेटाबेस में यही सिखाया जाता रहा है कि डेटा को दोहराना नहीं चाहिए, उसे अलग अलग टेबल्स में रखना चाहिए ताकि स्टोरेज बचे। लेकिन यहाँ कसेंड्रा जानबूझकर डेटा को दोहरा रहा है और एक ही जगह रख रहा है। ये तो सीधा सीधा स्टोरेज की बर्बादी लग सकती है। आखिर ऐसा किया क्यों जाता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि कसांड्रा में शुरुआत से ही रीड और राइट पाथ्स को ऑप्टिमाइज करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। मतलब स्पीड पर फोकस है, स्टोरेज पर नहीं? हाँ, बिल्कुल। कैसेंड्रा को स्टोरेज बचाने के लिए नहीं, बल्कि तेजी के लिए बनाया गया है। रिलेशनल डेटाबेस में जब अलग-अलग टेबल्स से डेटा निकाला जाता है, तो उन्हें जोड़ने के लिए जॉइन ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जो कि काफी महंगे और धीमे होते हैं। सही कहा। और एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जहां डेटा दुनिया भर के अलग-अलग सर्वर्स पर रखा हो, वहां जॉइन करना तो एक बहुत बड़ा दुष्स्वप्न बन सकता है। इसीलिए डेटा को डीनॉर्मलाइज किया जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। हाँ, एक उदाहरण से ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए किसी को एक खास रेसिपी बनानी है, तो रिलेशनल डेटाबेस उस सुपरमार्केट की तरह है जहां सब्जियां एक कोने में हैं, मसाले दूसरे माले पर और तेल कहीं और। सब कुछ ढूंढने में बहुत समय लगता है। और कैसेंड्रा उस प्री पैकेज मील किट की तरह है, जहां रेसिपी का सारा सामान पहले से ही एक बॉक्स में पैक करके रखा होता है। बस बॉक्स उठाया और काम शुरू। डेटा को इसी तरह रखा जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की जरूरत ही ना पड़े। ओह, और शायद इसीलिए सोर्स में कंपाउंड प्राइमरी कीज के सही इस्तेमाल पर इतना जोर दिया गया है,
क्योंकि जब सारा डेटा एक ही बॉक्स में है तो उस बॉक्स पर लगा हुआ लेबल यानी प्राइमरी की इतना सटीक होना चाहिए कि डेटा रिट्रीवल एफिशिएंसी सबसे बेहतरीन हो। एकदम सही। बिना सही प्राइमरी की के तो ये ऐसा होगा जैसे किसी विशाल गोदाम में बिना इंडेक्स के कोई सामान ढूंढना। बिल्कुल, वो कंपाउंड प्राइमरी की ही ये तय करती है कि क्लस्टर के किस नोड पर डेटा जाएगा और डिस्क पर उसे किस क्रम में लिखा जाएगा। अगर ये डिजाइन सही है तो कसांड्रा पलक झपकते ही डेटा ढूंढ निकालता है। डेटा को सजाने और डिजाइन करने के बाद अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरी गाड़ी को खींचता है, यानी हार्डवेयर। सोर्स मटेरियल साफ तौर पर कहता है कि स्टोरेज के लिए परंपरागत हार्ड डिस्क ड्राइव्स यानी HDDs को भूल जाना चाहिए और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSDs का ही चुनाव करना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या स्पीड का ये अंतर सच में इतना बड़ा है कि HDD का कोई विकल्प भी ना बचे? ये अंतर जमीन और आसमान का है। देखिए, कसांड्रा का पूरा आर्किटेक्चर तेज रफ्तार वाले सिक्वेंशियल राइट्स पर निर्भर करता है। जब SSDs का इस्तेमाल होता है तो रीड और राइट की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और लेटेंसी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि HDD में तो घूमने वाले पुर्जे होते हैं ना। हाँ, जिन्हें डेटा ढूंढने में समय लगता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो हर सेकंड लाखों रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा हो, वहां कुछ मिलीसेकंड्स की देरी भी सिस्टम को चोक कर सकती है। मतलब हार्डवेयर पे समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही एक मजबूत मल्टीकोर CPU और पर्याप्त रैम का होना भी बहुत अहम है। कसांड्रा मेमोरी का बहुत आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करता है। और अगर रैम अच्छी होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम कैशे में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रख पाएगा, जिससे डिस्क तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे रीड परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त उछाल आएगा। इसी हार्डवेयर से जुड़ा हुआ एक और बेहद क्रिटिकल हिस्सा है जिसे अंडर द हुड कॉन्फ़िगरेशन कहा जा सकता है, और वो है जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM की ट्यूनिंग। हाँ, JVM ट्यूनिंग तो एकदम कोर टॉपिक है। यहाँ सोर्स मटेरियल में एक ऐसा नियम बताया गया है जो पहली बार पढ़ने में एकदम उल्टा और बहुत ही अजीब लगता है। नियम यह है कि JVM हीप साइज को उपलब्ध मेमोरी का ठीक 50% रखना चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में यह 32 GB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव जरूर लगता है। वही तो, आज के दौर में सर्वर्स में 256 GB या 512 GB तक रैम होती है। अगर इतनी विशाल मेमोरी उपलब्ध है तो डेटाबेस को जानबूझकर सिर्फ 32 GB तक क्यों सीमित किया जा रहा है? उसे भूखा क्यों रखा जा रहा है? ये सवाल अक्सर कई अनुभवी इंजीनियर्स को भी परेशान करता है। ज्यादा मेमोरी हमेशा अच्छी लग सकती है, लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा गार्बेज कलेक्शन का है। जावा में गार्बेज कलेक्शन कैसे काम करता है, थोड़ा बताएंगी? जरूर। देखिए, जावा में जब मेमोरी भर जाती है तो सिस्टम को पुरानी और बिना इस्तेमाल वाली मेमोरी को साफ करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक 2 लेन की सड़क को साफ करना हो तो सफाई कर्मचारी उसे बिना ट्रैफिक रोके जल्दी से साफ कर सकते हैं। हाँ, सड़क छोटी है तो टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर 32 GB की जगह 128 GB का हीप साइज दे दिया जाए तो ये ऐसा है जैसे 100 लेन के एक विशाल हाईवे को साफ करना। ओ बाप रे, तब तो सफाई में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। बिल्कुल। जब गार्बेज कलेक्टर इतनी बड़ी मेमोरी को साफ करने आएगा तो उसे बहुत ज्यादा समय लगेगा। इस लंबी प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में फुल गार्बेज कलेक्शन पॉजेस कहते हैं। और इस पॉज का सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? इस दौरान पूरा डेटाबेस अक्षरशः फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स देने के लिए बना है, अगर वो कई सेकेंड्स तक रुक जाए तो पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। अच्छा, इसीलिए हीप को 32 GB तक सीमित रखा जाता है। हाँ, ताकि सफाई का काम बहुत ही कम समय में बिना सिस्टम को रोके पूरा हो जाए। और फिर वो बाकी बची हुई रैम का क्या होता है? क्या वो बेकार जाती है? नहीं, वो बेकार नहीं जाती। ऑपरेटिंग सिस्टम उसका इस्तेमाल फाइल कैश के रूप में करता है, जो रीड परफॉर्मेंस को और तेज बनाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा इंसाइट है। और सोर्स ये भी सलाह देता है कि इस गार्बेज कलेक्शन प्रक्रिया की निगरानी के लिए गार्बेज कलेक्शन लॉगिंग को हमेशा चालू रखना चाहिए, ताकि ये पता चलता रहे कि कहीं ये सफाई अभियान सिस्टम को धीमा तो नहीं कर रहा। बिल्कुल, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा रीड परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कैशिंग का भी जिक्र है सोर्स में। रो कैश और की कैश का इस्तेमाल करने से डेटा तेजी से मिलता है। बस कैश हिट रेट्स को लगातार मॉनिटर करते रहना होता है। कैशिंग एक अच्छा टूल है अगर सही से कॉन्फ़िगर किया जाए।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस डेटाबेस के अंदर डेटा को डिस्क पर रखने और व्यवस्थित करने के तरीके पर आते हैं। कैसेंड्रा में इसे कंपैक्शन स्ट्रैटेजीज कहा जाता है। कंपैक्शन कैसेंड्रा का एक ऐसा हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा जादू होता है। सोर्स में 3 मुख्य विकल्पों की बात की गई है। साइज टियर्ड कंपैक्शन स्ट्रैटेजी यानी STCS, लेवल्ड कंपैक्शन स्ट्रैटेजी यानी LCS और टाइम विंडो कंपैक्शन स्ट्रैटेजी TWCS। अब नाम सुनने में तो ये किसी अल्फाबेट सूप की तरह लगते हैं। इनके बीच असल अंतर क्या है और ये क्यों इतने जरूरी हैं? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जब कैसेंड्रा में डेटा आता है तो वो उसे जल्दी से डिस्क पर छोटी छोटी फाइल्स में लिख देता है। लेकिन अगर ये फाइल्स ऐसी बिखरी रहें तो बाद में डेटा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कंपैक्शन का काम इन्हें समेटना है। हाँ, कंपैक्शन इन फाइल्स को मिलाकर बड़ी और व्यवस्थित फाइल्स बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं STCS यानी साइज टियर्ड की। ये ऐसा है जैसे डेस्क पर आने वाले कागजों को एक के ऊपर एक रखते जाना और जब एक छोटी ढेरी बन जाए तो कई छोटी ढेरियों को मिलाकर एक बड़ी ढेरी बना देना। ये किस तरह के डेटा के लिए अच्छा है? ये उन सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छा है जहां लगातार बहुत सारा डेटा आ रहा हो, यानी राइट हेवी वर्कलोड हो। लेकिन इसमें कोई खास व्यवस्था नहीं होती, इसलिए डेटा ढूंढने में यानी रीड करने में कभी-कभी ज्यादा समय लग सकता है। तो इसका मतलब LCS यानी लेवल्ड कंपैक्शन स्ट्रैटेजी कुछ अलग तरीके से काम करती है। क्या यूज डिस्क की ढेरी से ज्यादा व्यवस्थित है? बिल्कुल। LCS को एक बहुत ही सख्त और अनुशासित लाइब्रेरियन की तरह समझा जा सकता है। ये कागजों की ढेरी नहीं बनाता, बल्कि डेटा को बिल्कुल सही आकार के फोल्डर्स में और एकदम सही क्रम में लगाकर रखता है। अच्छा, इसलिए इसे लेवल्ड कहते हैं। हाँ, इसे लेवल्स में बांटा जाता है। क्योंकि ये डेटा को इतने व्यवस्थित तरीके से रखता है, इसलिए इसमें से डेटा पढ़ना बेहद तेज हो जाता है। लेकिन इस कड़े अनुशासन की एक कीमत है। वो कीमत क्या है? डेटा को बार बार व्यवस्थित करने में सिस्टम की बहुत मेहनत यानी IO ऑपरेशंस लगते हैं। इसलिए इसे सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाता है जब रीड परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। समझ गया। और इन दोनों के बीच जो तीसरी रणनीति है, टाइम विंडो कंपैक्शन स्ट्रैटेजी यानी TWCS, उसके बारे में सोर्स का कहना है कि टाइम सीरीज डेटा के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। हाँ, TWCS टाइम सीरीज के लिए परफेक्ट है। जैसे कि किसी मौसम नापने वाले सेंसर का डेटा जो हर सेकंड आ रहा हो, या किसी बड़ी वेबसाइट के सिस्टम लॉग्स। तो ये TWCS बाकी दोनों से इतनी अलग क्यों है? TWCS की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये डेटा के आकार को नहीं, बल्कि उसके समय को देखती है। ये एक समय सीमा यानी विंडो तय कर देती है। मान लीजिए 1 दिन का डेटा, तो ये सोमवार के सारे डेटा को एक फाइल में रखेगी, मंगलवार के डेटा को दूसरी फाइल में। ओ, तो टाइम के हिसाब से सॉर्टिंग होते हैं। बिल्कुल। टाइम सीरीज डेटा की खासियत ये होती है कि उसमें नया डेटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है और पुराना डेटा धीरे धीरे बेकार हो जाता है। और जब उस पुराने डेटा को डिलीट करना हो तो? यही तो फायदा है। जब कई महीनों पुराना डेटा डिलीट करने का समय आता है तो कैसेंड्रा को कोई भारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, वो बस उस पुरानी तारीख की पूरी फाइल को एक बार में उड़ा देता है। टाइम आधारित वर्कलोड्स के लिए ये रणनीति सिस्टम को बहुत हल्का और तेज बनाए रखती है। किसी कला से कम नहीं है। सोर्स मटेरियल में रेप्लिकेशन और कंसिस्टेंसी का बहुत गहराई से जिक्र है। हाँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डेटाबेस के लिए कोर है। ये तो स्पष्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डेटा सुरक्षित रखने के लिए उसकी कई कॉपीज रखना जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आंख बंद करके डेटा की अनगिनत कॉपीज बनाना सही है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सुरक्षा की भी एक कीमत होती है। अगर हम रेप्लिकेशन फैक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, मान लीजिए हर डेटा की 5 कॉपीज रखी जाएं, तो इसका सीधा असर स्टोरेज पर पड़ेगा। स्टोरेज की ज़रूरत 5 गुना बढ़ जाएगी, राइट? बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ स्टोरेज तक सीमित नहीं है। नेटवर्क के अंदर रिपेयर ओवरहेड भी कई गुना बढ़ जाता है। सिस्टम को हर पल ये सुनिश्चित करना होता है कि वो 5 कॉपीज एक जैसी रहें यानी सिंक में रहें। और अगर नेटवर्क में स्लाइड इशू हो गया तो? अगर एक भी नोड धीमा हुआ तो पूरे डेटाबेस की राइट परफॉर्मेंस गिर जाएगी। इसीलिए स्टोरेज कॉस्ट, नेटवर्क बैंडविड्थ और फॉल्ट टॉलरेंस के बीच एक बहुत ही सटीक गणित और संतुलन बिठाना पड़ता है। और इस गणित का दूसरा हिस्सा है कंसिस्टेंसी लेवल्स का चुनाव।
आसान शब्दों में, जब कोई यूजर डेटा मांगता है तो डेटाबेस उसे कितनी पक्की गारंटी के साथ वो डेटा देता है। हाँ, कंसिस्टेंसी लेवल वही डिफाइन करता है। सोर्स में 3 लेवल्स का जिक्र है, 1, ऑल और कोरम। तो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए सही लेवल कैसे चुना जाता है? ये पूरी तरह से एप्लीकेशन की ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जहां मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स चाहिए और डेटा का 100% ताज़ा होना उतना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि कोई सोशल मीडिया ऐप। हाँ, जैसे कि सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट के लाइक्स का काउंट, तो वहां 1 कंसिस्टेंसी लेवल चुना जाता है। सिस्टम बस किसी एक नोट से जवाब मिलते ही यूज़र को डेटा दिखा देता है। ये सबसे तेज होता है। लेकिन जहां एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी हो, वहां अगर बात बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हो, जहां डेटा में एक पैसे की भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तो वहां ऑल कंसिस्टेंसी का चुनाव होता है। इसमें क्लस्टर के सभी नोड्स से पक्का कंफर्मेशन लिया जाता है। ये सबसे सुरक्षित है, लेकिन सबसे धीमा भी। तो क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है जो तेज भी हो और सुरक्षित भी, जहां लाइक्स वाली लापरवाही भी ना हो और बैंकिंग वाली देरी भी ना हो? उसी बीच के रास्ते का नाम है कोरम। ये हाई अवेलेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का सबसे बेहतरीन संतुलन है। इसमें सभी नोड्स की जगह बहुमत यानी मेजॉरिटी वाले नोड्स से कंफर्मेशन लिया जाता है। मतलब अगर मेजॉरिटी बोल दे तो डेटा पास? बिल्कुल। अगर बहुमत कहता है कि डेटा सही है तो उसे मान लिया जाता है। ज्यादातर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस इसी लेवल का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये लेटेंसी और एक्यूरेसी के बीच का सबसे व्यवहारिक समाधान है। और इस पूरे डेटा के लेन देन में नेटवर्क की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर डेटाबेस फरारी है लेकिन उसे मिट्टी के कच्चे रास्ते पे चलाया जाए तो स्पीड कभी नहीं मिलेगी। एकदम सटीक कंपैरिजन है ये। हाई नेटवर्क लेटेंसी से रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता है और पूरे क्लस्टर का थ्रूपुट गिर जाता है। इसीलिए सोर्स मटेरियल में नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए बड़े नेटवर्क बफर्स, बेहतर पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादा थ्रेड्स और सख्त फायरवॉल नियमों की वकालत की गई है। नेटवर्क ट्यूनिंग उतनी ही जरूरी है जितनी डेटाबेस ट्यूनिंग। लेकिन अब तक हमने सिर्फ ये बात की है कि क्या करना चाहिए। सोर्स मटेरियल में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर भी है कि कसांड्रा में क्या नहीं करना चाहिए, और इसमें एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है, बड़े बैच ऑपरेशन से हमेशा बचना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा शॉकिंग लगता है कुछ लोगों को। वही ना, मुझे पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई। हमेशा यही लगता था कि अगर 10 अलग-अलग चीजें भेजनी हैं तो उन्हें एक साथ एक बैच में बांधकर भेजना ज्यादा आसान और तेज होना चाहिए। तो फिर कसांड्रा में बैचिंग को इतना बुरा क्यों माना जाता है? तो ये रिलेशनल डेटाबेस की दुनिया से आने वाले लोगों के लिए ये सबसे बड़ा झटका होता है। वहाँ बैचिंग परफॉर्मेंस बढ़ाती है, लेकिन कसांड्रा में बड़े बैच डिजाइन का विनाश कर सकते हैं। ऐसा क्यों? अंडर द हुड क्या होता है? होता ये है कि जब एक बहुत बड़ा बैच भेजा जाता है तो जो नोड उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, जिसे हम कोऑर्डिनेटर नोड कहते हैं, उस पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव आ जाता है। उसे उस पूरे बैच को खोलकर अलग अलग नोड्स तक पहुंचाना होता है। तो वो सिंगल नोड ओवरलोड हो जाता होगा? बिल्कुल। इस अचानक आए भारी बोझ से कोऑर्डिनेटर नोड ओवरलोड हो जाता है, उसकी मेमोरी भर जाती है और टाइम आउट्स होने लगते हैं। कसांड्रा में बैचिंग का इस्तेमाल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर बैचिंग का यूज कब करना चाहिए? केवल तब जब कुछ ऑपरेशंस को एक साथ ही पूरा करना अनिवार्य हो, जिसे हम टेक्निकी भाषा में एटॉमिसिटी कहते हैं। बस उसी सिचुएशन में बैचिंग वैलिड है। समझ गया। इसी से जुड़ा एक और क्या ना करें वाला नियम स्कीमा डिजाइन को लेकर है। सेकेंडरी इंडेक्सेस और मटीरियलाइज्ड व्यूज का इस्तेमाल कम से कम करने की सलाह दी गई है, जबकि अन्य डेटाबेसेस में इंडेक्स बनाना तो सबसे आम बात है। सही कहा, क्योंकि कसांड्रा का आर्किटेक्चर ऐसा है कि सेकेंडरी इंडेक्स बनाने का मतलब है क्लस्टर के हर नोड पर जाकर उस इंडेक्स को अपडेट करना। जब डेटा पढ़ना हो तो हर नोड से पूछना पड़ता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के सिद्धांत के ही खिलाफ है। और मटीरियलाइज्ड व्यूज का क्या मसला है? मटीरियलाइज्ड व्यूज भी बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर खाते हैं। अगर इन्हें बिना सोचे समझे हर टेबल पर लगा दिया गया तो सबसे तेज हार्डवेयर भी क्लस्टर को धीमा होने से नहीं रोक पाएगा। उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। तो डिजाइन सही कर लिया, हार्डवेयर बढ़िया लगा लिया और गलतियों से भी बच गए। लेकिन कोई भी सिस्टम अपने आप हमेशा सही नहीं चलता रहता। उसकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस के बिना ये सब बेकार है, राइट? एकदम बेकार है।
सिस्टम को अंधेरे में छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है। प्रोमीथियस, ग्राफाना और डेटा स्टैक्स ऑप सेंटर जैसे आधुनिक टूल्स का इस्तेमाल करके हर एक धड़कन पर नजर रखनी चाहिए। रिक्वेस्ट लेटेंसी कितनी है, डिस्क यूसेज कहाँ पहुंच गया है और कौन सा नोड संघर्ष कर रहा है, इन सब के लिए अलर्ट सेट होने चाहिए। हाँ, मॉनिटरिंग टूल्स के साथ साथ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को निरंतर लागू करना भी पड़ता है। जैसे कि रेगुलर लोड टेस्टिंग करना बहुत आवश्यक है, ताकि ये पता चले कि जब अचानक ट्रैफिक बढ़ेगा तो सिस्टम कैसे बर्ताव करेगा। इसके अतिरिक्त डेटा लॉस से बचने के लिए मजबूत बैकअप्स की रणनीति। वर्जन अपडेट्स भी टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। बिल्कुल, नए बग फिक्सेस के लिए वर्जन अपडेट जरूरी हैं। और हाँ, भविष्य की जरूरतों को पहले से भांपने के लिए कैपेसिटी प्लानिंग। ये एक जीवित इकोसिस्टम की तरह है जिसकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर इस पूरे गहरे विश्लेषण को एक निष्कर्ष में पिरोया जाए तो सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि अपाचे कैसेंड्रा को ऑप्टिमाइज करना कोई एक बार का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जहां एक बार सारे बटन सही जगह पर सेट कर दिए और फिर उसे भूल गए। सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली सोच यहां बिल्कुल नहीं चलती। ये हार्डवेयर के सही चुनाव, सटीक डेटा मॉडल्स और वर्कलोड के हिसाब से कंपैक्शन स्ट्रैटेजीज के बीच लगातार एक संतुलन बनाने की निरंतर प्रक्रिया है। डेटा के पैटर्न बदलते हैं और उसी के साथ सिस्टम को भी ट्यून करते रहना पड़ता है। सही कहा। और इस पूरी तकनीकी चर्चा के बाद, विशेष रूप से कैसेंड्रा के इस मास्टरलेस आर्किटेक्चर की गहराई को समझने के बाद, इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा विचार जो सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं रहता। अच्छा, वो क्या है? आज ये देखा गया कि कैसे एक पीयर टू पीयर मॉडल, जहां कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, जहां कोई एक बॉस नोड नहीं है, वो इतने विशाल डेटा की सुनामी और सर्वर फेलियर्स को बिना रुके पूरी सफलता के साथ संभाल सकता है। तो क्या भविष्य में मानव संगठनों, बड़ी कॉर्पोरेट संरचनाओं या ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को भी इसी तर्ज पर बिना किसी मास्टर या सेंट्रल अथॉरिटी के डिजाइन किया जाना चाहिए? ये तो सच में बहुत गहरा विषय है ना? क्या एक सच्चा डिसेंट्रलाइज्ड तंत्र जहां हर हिस्से के पास समान शक्ति हो, कैसेंड्रा की ही तरह लचीला, शक्तिशाली और कभी न टूटने वाला हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर तकनीक के जानकारों और भविष्य के डिजाइनर्स को आगे खुद गहराई से विचार करना चाहिए।